बात करेंगे यूपी टेट 2014 का पेपर है जो कि प्राइमरी स्तर का है। तो देखो, अब ये पेपर जो है सीडीपी का पेपर है हमारा, तो इसी की हम बात करेंगे। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अब इन्होंने देखो कहा है कि जो अभिप्रेरणा होती है, मोटिवेशन होता है, उसका वर्गीकरण जो होता है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात, अर्जित, अभिप्रेरणा और प्रलोभन। देखो, जो मैस्लो थे उन्होंने मोटिवेशन को दो भागों में वर्गीकृत किया था। कौन सा? एक तो था जन्मजात और एक था अर्जित। जो ये जन्मजात होता है इसमें भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम ये सब आ जाते हैं। अर्जित में क्या होता है? अर्जित में होता है सामाजिक, रुचि, प्रतिष्ठा। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? जन्मजात और अर्जित होगा। तो बस आप खुद भी करके देखें तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर हैं। तो इस तरह से देखो, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसके बाद देखो, ये कह रहे हैं सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि स्थानांतरण होता क्या है। देखो, जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी हुई बातें दूसरी विषय को सीखने में या अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों के अध्ययन में सहायक हों। यानी कि जैसे अब एक विषय का ज्ञान है, वो दूसरे विषय में उसका लाभ हो। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसको सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। ये एक्चुअल में देखो सकारात्मक होता है। सकारात्मक में क्या होता है? जो हमारे पास ज्ञान है या अनुभव है या कोई प्रशिक्षण है, तो जब वो मतलब नए प्रकार के कार्य को सीखने में सहायता देता है तो वो सकारात्मक होता है। ठीक है, जैसे स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति मोटर बाइक वगैरह भी चला सकता है। नकारात्मक क्या होता है? जो हमारे पास जो ज्ञान होता है तो वो नए कार्य को सीखने में कठिनाई पैदा करता है। शून्य क्या होता है? शून्य क्या होता है? जैसे साइकिल का जो मैकेनिक होता है वो स्कूटर ठीक नहीं कर पाता। तो ये आपके सारे ठीक होंगे, सीखने में का स्थानांतरण सहायक हो सकता है। किसमें? सकारात्मक भी, नकारात्मक भी, शून्य भी। मतलब इसका जो आंसर होगा वो सभी होगा। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, देखिए क्षैतिज भी होता है, क्षैतिज स्थानांतरण भी होता है। और क्षैतिज का मतलब क्या होता है? मतलब जो हमारे पास ज्ञान है, ठीक है, उसका हम समान परिस्थिति में प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। एक ऊर्ध्व स्थानांतरण होता है, एक द्विपार्श्विक स्थानांतरण होता है। तो ये तीनों के तीनों होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो सभी वाला होगा। बस बातों को पढ़िए और आप अच्छे से करिए। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? तो इनमें जो व्याख्या करता है वो कौन सा करता है? आप देखो, अंतर्दृष्टि जो सूझ का सिद्धांत दिया था वो कोहलर ने दिया था, परंतु इन्होंने यहाँ कोहलर ना कहकर गेस्टोल्टवाद कह दिया। गेस्टोल्टवाद, गेस्टोल्ट का मतलब क्या होता है? जो एक गेस्टोल्ट, गेस्टोल्ट का मतलब होता है समग्र आकृति, संपूर्ण आकृति होता है। तो यहाँ उन्होंने कोहलर ना देकर गेस्टोल्ट कह दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं वो एक्चुअल में सारे के सारे गेस्टोल्टवादी हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो ये वर्दीमर, कॉफका, कोहलर तीनों मित्र थे और इन्होंने मतलब इस सिद्धांत की शुरुआत की थी। वैसे तो वर्दीमर ने की थी। होता क्या है कि एक कार एक्सीडेंट में वर्दीमर और कॉफका की डेथ हो जाती है, तो फिर बाद में इस सिद्धांत को कोहलर ने बढ़ाया था। तो कोहलर ने किया था, एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, परंतु गेस्टोल्टवाद यह नाम दे दिया है क्योंकि जर्मनी के जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं वो गेस्टोल्टवादी है। आगे देखिएगा, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया था? मतलब देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए विलियम जेम्स स्किनर, बार्टलेट, एम्बिगहास। तो वो एम्बिगहास थे, उन्होंने एक बात कही थी, जो निरर्थक शब्द होते हैं उन्हीं से बच्चा सार्थक शब्द सीखता है। तो ये एम्बिगहास ने कहा था। तो ये आपको ध्यान देना है। सीखने के नियम दिए थे, ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हो। सीखने के नियम किसने दिए थे? तो जो सीखने के नियम थे वो थॉर्नडाइक ने दिए थे। और इन्होंने जो है प्राइमरी नियम 3 दिए थे और सेकेंडरी नियम 5 दिए थे। तो सीखने के नियम किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। देखो, मैं आपको एक बात कहूँगा, आप जो है मतलब ऑब्जेक्ट ये पेपर करिए कि भाई 11 से 19 तक के पेपर है, तो मैं इन्हीं को कराने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप जो है जितनी भी, चाहे वो इंटेलिजेंस है, पर्सनालिटी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, एनसीएफ है, तो मतलब आप इन चैप्टर को और देखिए। और मेरे खुद के भी वीडियो हैं, आप उनको देखिए, आपको कुछ ना कुछ लाभ मिलेगा।
और आप बहुत अच्छा कर पाओगे। जब हम बड़ी मछली का शिकार करते हैं तो छोटी अपने आप जो है किनारे पे लग जाती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, ताकि भैया हम भी किनारे तक आके लग जाए। उसके बाद देखिए आगे सीखना है। सीखना क्या है? वैसे देखो सीखना क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है, आप अच्छे से जानते हैं। जो सीखना होता है वो क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। अनुभव और अभ्यास का परिणाम है, ये भी सही है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, ये तो इसका जो आंसर होगा वो सभी होगा। तो इसका क्या होगा? सभी होगा, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे देखिए शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं। जो एक्चुअल में शारीरिक वृद्धि और क्या है विकास होता है, इसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, देखो क्या है कि वृद्धि और विकास को जो कहते हैं ना, हम एक्चुअल में अभिवृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम अभिवृद्धि। क्योंकि देखो अभिवृद्धि जो होती है एक निश्चित समय और एक निश्चित सीमा तक चलती है, जबकि विकास भी एक निश्चित समय और सीमा के अंतर्गत ही होता है। आप समझ गए ना? मतलब जो वृद्धि होती है एक्चुअल में क्या होता है कि मतलब बड़ी अच्छी सी बात है। क्योंकि अभिवृद्धि क्यों कहते हैं? देखो अभिवृद्धि जो होती है एक निश्चित सीमा तक होती है, एक निश्चित समय तक होती है, परंतु जो शारीरिक विकास होता है पूरे जीवन तो चलता है, परंतु वो भी एक निश्चित समय और निश्चित सीमा के अंतर्गत ही होता है। तो इसलिए इन दोनों को हम क्या कहेंगे? अभिवृद्धि कहेंगे। ये बात ध्यान देने की है, बातों को समझने की कोशिश करो, रटो मत, तो तभी कर पाओगे आप कुछ अच्छा सा। उसके बाद देखो चिंतन। जो चिंतन है संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। ये कथन किसने कहा था? चिंतन जो होता है संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये है आपके रॉस महोदय का है। किसका है? रॉस महोदय का है। तो क्योंकि आपसे डेफिनेशन भी पता की जाती है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, बाल विकास के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? कहाँ होते हैं? कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ऐसा भी नहीं है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो ये क्या होगा? प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। तो आपका जो आंसर होगा वो यही होगा कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कारण यह है कि जो बाल मनोविज्ञान होता है उसके अंतर्गत बालक के उस विकास का अध्ययन किया जाता है जो बालक के जन्म से परिपक्वता की अवस्था तक मतलब होती है। तो इसलिए प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है, और बालक जो होता है सामान्य से विशिष्ट होता चला जाता है। क्योंकि देखिए बच्चे का जो हम अध्ययन करते हैं, आपको बताया ना कि मतलब उस विकास का अध्ययन करते हैं जो जन्म से लेकर परिपक्वता तक। तो जन्म पे क्या हुआ? सामान्य, और परिपक्वता तक आते आते विशिष्ट। तो इसलिए प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। तो आपको ध्यान देना है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। देखो जो बाल मनोविज्ञान होता है ये इसका केंद्र बिंदु एक्चुअल में क्या होता है आप अच्छे से जानते हो। एक अच्छा शिक्षक, बालक, इसके दो ऑप्शन ऊपर आ रहे हैं शायद, तो वैसे यही ऑप्शन हमें मिल रहा है इसका। एक्चुअल में बालक ही होता है, और इसमें मतलब अध्ययन जो किया जाता है बच्चे का ही होता है। तो बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक ही होता है। ठीक है, इसमें बच्चे के सभी जो है शारीरिक परिवर्तन, व्यावहारिक परिवर्तन, इनका अध्ययन किया जाता है। तो यही आपका जो है मतलब उत्तर होगा। मतलब आप खुद भी करके देखिए, पता चलेगा थोड़ा सा। उसके दो चीज़ें, दो ही यहाँ पे थे, परंतु उत्तर वही मिल गया था हमें एक्चुअल में। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं, बात की है इन्होंने मेमोरी की। जो अच्छी मेमोरी होती है उसकी क्या विशेषताएं हैं? देखो अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली आप जैसा क्वेश्चन पता कर रहा है वहीं थोड़ी देर के लिए जाइए, तो मैं समझता हूँ कि आप थिंक विदाउटिंग काम करोगे। भाई अच्छी स्मृति की विशेषताएं क्या है? शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। तो ये सभी इसका उत्तर होगा। कौन सा होगा? ये सभी होगा। संवेग का शाब्दिक अर्थ है। देखो भैया संवेग क्या होते हैं? संवेग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है आप खुद देखिएगा। तो देखो संवेग होता क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा। जब एक्साइटमेंट में फीलिंग आने लगे, यानी कि उत्तेजना में फीलिंग आने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो भैया एक्साइटमेंट में फीलिंग कहाँ आ रही है कि देखो बताइए आप। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो सी होगा। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, एक्साइटमेंट में फीलिंग आने लगे तो उसको क्या कहते हैं? हम संवेग कहते हैं।
आगे देखो जी, कौशल सीखने की को पहली अवस्था है। जो कौशल होता है उसकी जो सीखने की अवस्था होती है वो कौन सी होती है, आप खुद देखिएगा। अ, अनुकरण होगा। अनुकरण होगा कैसे? देखो, जन्म से ही बालक अपने माता पिता और समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहार का अवलोकन करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उनका अनुकरण करके, मतलब खुद से व्यवहार ऐसा ही करता है। ठीक है, तो कहने का इसका क्या हुआ, अनुकरण होगा। बात समझ गए ना? तो कौशल स्किल सीखने की पहली अवस्था क्या हुई, अनुकरण। अपने माँ बाप को देखकर, भाई बहन को देखकर, समाज के लोगों को देखकर वो उसी तरह की बातें करता है। तो उसके बाद देखो, मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जो मानसिक आयु के बारे में बताया था सबसे पहले किसने बताया था? तो देखो, आपको पता होना चाहिए, ये बिने ने बताया था। किसने दिया था? बिने ने। मानसिक आयु का प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बिने साइमन ने। होता क्या है, जो बिने था ये पेरिस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रोफेसर था, और 1905 में पेरिस में जो लोग प्राइमरी स्कूल चला रहे थे तो उनके प्रबंधकों ने इनसे ऐसे बच्चों का पता लगाने में सहायता मांगी जो मंद बुद्धि थे। तो इन्होंने अपने साथ साइमन को ले लिया। तो दोनों ने एक परीक्षा विधि प्रकाशित की थी। तो विनय मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? विनय साइमन ने दिया था। तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद देखो, शेषावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है? बात कर रहे हैं शेषावस्था की, तो इनमें कौन सी विधि अच्छी है? तो मैं समझता हूँ कि आपको इसका उत्तर बिल्कुल आराम से पता होना चाहिए कि भाई इसकी कौन सी विधि हो सकती है। आप खुद देखिए, मांटेसरी विधि भी है, खेल विधि है। मांटेसरी जो मारिया मांटेसरी खेल विधि फ्रॉवेल की हो गई, किंडरगार्टन गार्टन की हो गई। तो ये सारी विधि बच्चों की है ही। आप अच्छे से जानते हो, तो इसका उत्तर क्या होगा? सभी होगा। उसके बाद देखिए, बाल विकास में क्या होता है? प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन है। तो भैया उपयुक्त सभी पर है। तो आप खुद देखिएगा इसका उत्तर क्या हो सकता है। देखो, जो बाल विकास होता है आप खुद समझिए, उसमें क्या होता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है। उसके बाद देखो भैया, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। जो बाल विकास का जो अध्ययन क्षेत्र होता है वो क्या होता है? बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन, और उपर्युक्त सभी। तो इसका जो होगा उपयुक्त सभी होगा। मैं आपको बताऊं, जहां भी बात आती है आपकी क्या कहते हैं, जहाँ ये उपयुक्त सभी वाली बात होती है वहाँ आप देख पा रहे होंगे हमेशा उत्तर मतलब वही होता है कि भाई उपयुक्त सभी वाला ही होता है। ऐसा कभी कभी होता है कि वो ना हो। उसके बाद देखो, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया था? देखो, ये जो सिद्धांत दिया था ये किसने दिया था? ये डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? ये डार्विन ने दिया था। क्योंकि देखो, चार्ल्स डार्विन ने जो एक क्रम विकास का सिद्धांत था वो प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो ये किसका है? ये डार्विन का है। उसके बाद देखो, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापा जाता है। ये क्वेश्चन देखो, अभी बिने साइमन की बात चल रही थी। किसकी बात कर रहे थे? तो सामान्य बुद्धि को, विशेष बुद्धि को, अभिवृत्ति को, अभिक्षमता को। तो किसको मापा जाता है? भाई सामान्य बुद्धि को मापा जाता है। उसके बाद संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। जो संवेगात्मक जो विकास होता है उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? बिल्कुल शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल है, मानसिक योग्यता है, थकान है, सभी। तो देखो, इसमें सभी वाले क्वेश्चन बहुत आए थे और सभी के उत्तर सभी थे। उसके बाद देखिए, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। तो ये बात जो है किसने कही थी? ये बात हरलॉक ने। ये हरकॉक नहीं है, एक्चुअल में हरलॉक है। और टीपी नन ने। और उसके बाद देखिए, मैकडूगल ने और रॉस ने। ये एक्चुअली यहाँ पर है। तो इसका जो आंसर होगा भैया वो आपका ये होगा हरलॉक। क्या क्या होगा इसका? इसका होगा हरलॉक। उसके बाद देखो, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है।
कौशलार्जन, ज्ञानार्जन, व्यवहार में परिमार्जन और व्यक्तिक समायोजन। तो आप खुद समझ सकते हो भाई ये कौन सा इसका उत्तर होगा। इसका जो उत्तर होगा सी होगा। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है? इसका होता है व्यवहार में परिमार्जन होता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, इसका मतलब ये है। वाणी दोष नहीं है। देखो वाणी दोष क्या नहीं है? ध्वनि परिवर्तन, अस्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना, तुतलाना और तीव्र अस्पष्ट वाणी। तो इसका कौन सा होगा आप खुद समझ सकते हो भाई। इसका जो होगा, जो उत्तर होगा, आप बताइए धीमी या तेज गति। अगर आप धीमी गति से बोलोगे तो ये वाणी दोष नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। जो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि क्या है? मूल्यों के महत्व को बताना, मूल्यों के पालन ने करने पर दंडित करना, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा होगा? देखिए प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो इसका जो होगा आपका एक्चुअल में सी होगा, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन। अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन ये आपका होगा। क्योंकि देखो महान व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताते हैं, यहाँ मूल्यों के महत्व को बताते हैं। और अध्यापक द्वारा स्वयं मूल्य आधारित व्यवहार और आचरण अपनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो मतलब ये प्राथमिक स्तर पर मूल्य आधारित शिक्षा देने की विधियां हैं जो मैंने भी आपसे चर्चा की है। तो क्या होता है जब हम प्राथमिक स्तर पर देते हैं तो महान व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताते हैं, मूल्यों के महत्व को बताते हैं, और अध्यापक द्वारा स्वयं मूल्य आधारित व्यवहार और आचरण अपनाना। तो ये सभी आपके मतलब उत्तर होते हैं। तो इसका सी होगा। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। इसमें सम्मिलित क्या नहीं है? आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकार धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। तो इसका जो होगा नहीं है में ये होगा, बी वाला होगा। ठीक है, क्योंकि देखो मूल्य का तात्पर्य क्या होता है? जो मूल्य होता है उसका मतलब क्या होता है? मानव जीवन के वे सकारात्मक गुण जो लोगों को प्रभावित करते हैं। मूल्य का मतलब क्या होता है? मानव जीवन के वे पॉजिटिव गुण जो लोगों को प्रभावित करते हैं। कैसे? जैसे नैतिक आचरण, आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक। तो इसमें लिखा हुआ है यैन केन प्रकार ने धनार्जन, ये सब अनैतिक होता है क्योंकि यह मूल्य नहीं है बल्कि दोष है। तो आपके जो उत्तर होंगे यही नहीं है, बाकी सब है। उसके बाद व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है। जो व्यक्तित्व का जो संगठन होता है उसका मतलब स्वरूप कैसा होता है? तो वो होता है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक और शारीरिक होता है। आत्मकेंद्रित व्यक्ति कौन सा होता है? तो आत्मकेंद्रित जो व्यक्ति होता है वो कौन सा होता है? वो अंतर्मुखी होता है। और ये युंग ने दिया था, आपको पता है अंतर्मुखी, बहिमुखी, उभयमुखी के बारे में। तो और मैं बताऊं ये युंग थे वो फ्राइड के शिष्य थे, इन्होंने सामूहिक अचेतन भी दिया था। उसके बाद देखो भैया अपने ऊर्जा बल, लिबिडो। लिबिडो जो होता है इसका मतलब काम शक्ति होता है। काम शक्ति को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का जो प्रकार होता है वो क्या होता है? समझ गए ना? लिबिडो का मतलब काम शक्ति होता है। और एक्चुअल में देखिए हम मतलब आप थोड़ा सा देखते रहें तो वो कोर्स आप खुद देखिए इसमें कौन सा होगा? बहिमुखी व्यक्तित्व होगा, आप खुद समझिए। ठीक है ना? लिबिडो को बाहर की ओर जो अभिव्यक्त करते हैं तो क्या है? वो बहिमुखी वाले व्यक्तित्व वाले होते हैं। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है तो आप क्या करेंगे? तो ये एक तरह से पैडागोगी का क्वेश्चन है। तो आप क्या करोगे बताओ भैया? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे? शिकायत करके क्या करना है? चिकित्सक के पास ले जाएंगे? बिल्कुल नहीं। स्वयं परामर्शदाता की भूमिका निर्वाह करेंगे? उसे भाग्य पे छोड़ देंगे? नहीं जी, आप एक मतलब भूमिका निभाओ परामर्शदाता की। ठीक है, तो आप जो है जब भूमिका निभाओगे तो ये क्या होगा? ठीक है, तो आपका जो होगा ये एक्चुअल में उत्तर यही होगा। कौन सा वाला? सी वाला होगा। ठीक है, कक्षा 4 का एक बच्चा कुंठित है, आप परामर्श काउंसलर की भूमिका निभाओ। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाई भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया था वो आपको पता है चॉम्स्की ने दिया था। और इनमें से कौन सा नहीं है?
देखो जी, अनुबंधन का सिद्धांत है, बिल्कुल है, ठीक है, अनुकरण का है, परिपक्वता का है। तो इसमें जो होगा एक्चुअल में कौन सा नहीं है, अतिरिक्त शक्ति, ये वाला इसका नहीं है, बाकी है। तो ये भी मैंने आपसे 30 क्वेश्चन की चर्चा की, आप खुद भी अपने आप को देखते रहिए, करते रहिए, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि देखिए आपकी परीक्षा है 2-3 दिन बाद। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें, और कुछ कमेंट्स दें भैया, ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।